विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसके अंतर्गत प्रमुख शीर्षक है प्राचीन भारत में शिक्षा के केंद्र। शिक्षा के केंद्र मतलब प्राचीन भारत के जो विश्वविद्यालय हुए हैं, जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, उनका आज हम अध्ययन करेंगे। वैदिक काल से ही भारत में शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया, इसलिए उस काल से ही गुरुकुल और आश्रमों के रूप में शिक्षा केंद्र खोले जाने लगे। वैदिक काल के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, भारत की शिक्षा पद्धति भी और ज़्यादा पल्वित और पुलकित होती गई। गुरुकुल और आश्रमों से शुरू हुआ शिक्षा का सफ़र उन्नति करते हुए विश्वविद्यालयों में तब्दील होता गया। पूरे प्राचीन भारत में शिक्षा के अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय और शिक्षण केंद्रों की स्थापना हुई। इस प्रकार पूरे भारत में विश्व के संदर्भ में शिक्षा का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध केंद्र था। गणित, ज्योतिष, भूगोल, चिकित्सा विज्ञान के साथ ही अन्य विषयों की शिक्षा देने में भारतीय विश्वविद्यालय का कोई शान ही नहीं था। मतलब उसके बराबर कोई भी विश्वविद्यालय और नहीं था प्राचीन भारत में। हालांकि आजकल अधिकतर लोग सिर्फ दो ही प्राचीन विश्वविद्यालयों के बारे में जानते हैं, पहला नालंदा और दूसरा तक्षशिला। लेकिन ये दोनों विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध थे, इसलिए आज भी सामान्यतः लोग इन्हीं विश्वविद्यालयों के बारे में जानते हैं। लेकिन इनके अलावा भी और अनेक प्रकार के विश्वविद्यालय थे जो उस समय शिक्षा के मंदिर थे। आइए आज जानते हैं प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय और उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्राचीन भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 2700 साल पहले की गई थी। इस विश्वविद्यालय में लगभग 10,500 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। इनमें से कई विद्यार्थी अलग अलग देशों से ताल्लुक़ रखते थे। आज तक्षशिला जो वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान के पास स्थित है, अखंड भारत का ये पहले भाग था। लेकिन विडंबना ये है कि 15 अगस्त सन 1947 के बाद यह विश्वविद्यालय पाकिस्तान के पास चला गया। वहाँ का अनुशासन बहुत कठोर था। राजाओं के लड़के भी यदि कोई गलती करते तो उनको भी पीटा जाता था आचार्य द्वारा। वहाँ के जो आधुनिक प्रोफेसर है, उनको पहले आचार्य उपाधि से जाने जाते थे। उनके द्वारा कोई भी अगर लड़का गलती करता था, तत्कालीन से साधारण हो या राजकुमार हो, उनको बराबर सज़ा दी जाती थी। तक्षशिला राजनीति और शस्त्र विद्या की शिक्षा का विश्व केंद्रीय केंद्र था। वहाँ के एक शस्त्र विद्यालय में विभिन्न राज्यों के 103 राजकुमार पढ़ते थे। ऐसी हमें इतिहास के ग्रंथों से जानकारी मिलती है। आयुर्वेद और विधि शास्त्र में इनमें से विशेष विश्वविद्यालय के उपभाग थे। कौशलराज, प्रसेनजित, मल्ल, सरदार बंधुल, लिच्छवी, महाली, शल्य, जीवक और जो लुटेरे अंगुलीमाल के अलावा चाणक्य और पाणिनि जैसे लोग इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे। और चाणक्य जो पहले इस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी थे, फिर इसी विश्वविद्यालय में वो आचार्य बने, प्रोफेसर बने, और फिर इस तक्षशिला विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं, जो विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा पद है, कुलपति पद। कुछ इतिहासकारों ने बताया है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की तरह भव्य नहीं था, लेकिन इतिहास के ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में, तो ये विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय से किसी भी सूरत में कम नहीं था। इसमें अलग अलग छोटे छोटे गुरुकुल होते थे। इन गुरुकुलों में व्यक्तिगत रूप से विभिन्न विषयों के आचार्यों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार तक्षशिला विश्वविद्यालय भारतीय इतिहास के प्राचीन पन्नों में दर्ज है।
अब हम पढ़ते हैं दूसरा जो विश्वविद्यालय था, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, वो था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा वर्तमान बिहार राज्य में भागलपुर के पास स्थित है। यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। यह विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के पटना शहर से 88 किलोमीटर दक्षिण सुदूर और राजगीर से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्ना अवशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाजा करा देते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। इसमें 671 ईस्वी में भारत भ्रमण पर आए इत सिंह ने भी इसमें अध्ययन किया था। इससे पहले हेनसांग जो एक चीनी यात्री था, हर्षवर्धन सम्राट के समय भारत आए थे, उन्होंने भी इस विश्वविद्यालय में बहुत अध्ययन किया था। और इस विश्वविद्यालय में इनके जो यात्रा वर्णन है उनसे हमें जानकारी मिलती है। यहाँ पर लगभग 10,000 से अधिक छात्र पढ़ते थे और 2,000 यहाँ पर प्रोफेसर कार्यरत थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त उन्होंने की थी। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से भी नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, तुर्की से भी विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राज्यीय ख्याति रही। सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी, तो उसके सामने भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बौद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी। केंद्रीय विद्यालय में भी 7 बड़े कक्ष थे। इसके अलावा 300 से अधिक कमरे थे। इसमें व्याख्यान हुआ करते थे। अभी तक खुदाई में 13 मठ मिले हैं। वैसे इससे भी अधिक मठों के होने की संभावना है। मठ 1 से अधिक मंजिल के होते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीप, पुस्तक आदि रखने के लिए खास जगह बनी हुई थी। हर मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष और अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे व झीलें भी थी। नालंदा में सैकड़ों विद्यार्थी और आचार्यों के अध्ययन के लिए 9 तल का एक विराट पुस्तकालय था, जिसका नाम था रत्न नदी, रत्न रंजक, रत्न सागर, जिसमें लाखों पुस्तकें थी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, 1203 ईस्वी में उन्होंने इस नालंदा विश्वविद्यालय पर अटैक किया था और इस विश्वविद्यालय में किसी राजा का महल समझकर उसमें आग लगा दी और इस सैकड़ों हजारों पुस्तकालय में जो पुस्तकें भरी हुई थी वो 2 साल तक धूं धूं कर जलती रही। और इस विश्वविद्यालय में आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर एक परीक्षण होता था, प्रवेश परीक्षा होती थी, जिसको उपदा परीक्षण कहते हैं। 100 में से लगभग 15 विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे और बाकी 85% असफल होते थे। बहुत ही कठिन परीक्षा होती थी। फिर इसमें निःशुल्क प्रवेश दिया जाता था। पूरी रहन सहन, खान पान वहीं पर होता था। स्नातक यानी ग्रेजुएशन करने के बाद वो उसको उपाधि प्रदान की जाती थी। तीसरा जो शिक्षा का केंद्र है वो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा की गई थी। 8वीं शताब्दी से 12वीं सदी के अंत तक यह विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में से एक था। भारत के वर्तमान नक्शे के अनुसार यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर शहर के आसपास रहा होगा। कहा जाता है कि यह उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालय था। यहाँ पर लगभग 1000 विद्यार्थियों पर लगभग 100 शिक्षक थे। यह विश्वविद्यालय तंत्र शिक्षा की पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता था। इस विषय
का सबसे मशहूर विद्यार्थी था अतिशा दीपनकरा था, जो बाद में तिब्बत जाकर बौद्ध भिक्षु बन गया। चौथा विश्वविद्यालय वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय सौराष्ट्र गुजरात में स्थित था। यह राष्ट्रकूटों का विश्वविद्यालय था। 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक लगभग 600 साल तक प्रसिद्धि चरम पर थी। चीनी यात्री इत्सिंग ने लिखा है कि यह विश्वविद्यालय 7वीं शताब्दी में गुनामती और स्तरमती नाम की विद्याओं का सबसे बड़ा मुख्य केंद्र था। यह विश्वविद्यालय धर्मनिरपेक्ष विषयों की शिक्षा के लिए जाना जाता था। यही कारण था कि इस शिक्षा के केंद्र पर पढ़ने के लिए पूरी दुनिया के विद्यार्थी आते थे। 5वां विश्वविद्यालय औदंतपुरी विश्वविद्यालय। औदंतपुरी विश्वविद्यालय मगध यानी वर्तमान बिहार में स्थापित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजाओं ने की थी। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के अंत तक 400 सालों तक इसका विकास चरम पर था और इस विश्वविद्यालय में लगभग 1200 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ज़्यादातर विश्वविद्यालय बिहार राज्य के आसपास थे क्योंकि यहाँ पर एक मगध शासक, जो मगध साम्राज्य था, 544 ईसा पूर्व में उसने हर्यक वंश के शासक बिंदुसार ने इसकी स्थापना की थी। मगध में जो आधुनिक इतिहास के अंतर्गत जैसे दिल्ली का राज्य, दिल्ली का जो रुतबा है, उसी तरह प्राचीन भारत में मगध का रुतबा था, इसीलिए वहाँ पर विद्वानों का जमावड़ा रहता था। 6वां विश्वविद्यालय सोमपुर विश्वविद्यालय। सोमपुरा विश्वविद्यालय की स्थापना भी पाल वंश के राजाओं ने की। इसे सोमपुरा महाविहार के नाम से जाना जाता है और यह विश्वविद्यालय 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच 400 साल तक विश्व प्रसिद्ध था। यह भव्य महाविहार लगभग 27 एकड़ में फैला था। उस समय पूरे विश्व में बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाले सबसे अच्छा शिक्षा का ये केंद्र था। अगला विश्वविद्यालय 7वां जो है पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय वर्तमान भारत के उड़ीसा में स्थित था। इसकी स्थापना 3री शताब्दी में कलिंग राजाओं ने की। अगले 800 साल तक यानी 11वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय का विकास अपने चरम पर था। इस विश्वविद्यालय का परिसर 3 पहाड़ों ललितगिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी पर फैला हुआ था। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के बाद ये विश्वविद्यालय शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र था। चाइनीज यात्री जैंग ने इस शिक्षा का जो सबसे बड़ा केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का सबसे प्राचीन केंद्र था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना राजा अशोक, जो सम्राट महान के नाम से जाना जाता, उन्होंने करवाई थी। अन्य विश्वविद्यालयों के अंतर्गत है प्राचीन भारत में इसके अलावा भी अन्य अनेक प्रकार के शिक्षा के महाविहार थे जो वर्तमान महाविद्यालय के समकक्ष थे। उनकी शिक्षा प्रणाली भी इन्हीं विश्वविद्यालयों से प्रभावित थी। इतिहास में मिले वर्णन के अनुसार शिक्षा और शिक्षा केंद्रों की स्थापना को सबसे ज़्यादा बढ़ावा पाल वंश के राजाओं ने किया। इस प्रकार जो इसके अलावा भी जो अन्य विश्वविद्यालय थे, जैसे जगदल्ला पश्चिमी बंगाल में पाल वंश के राजाओं ने यह विश्वविद्यालय बनाया था और इसमें भी अनेक प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, व्यवहारिक जीवन की, सांसारिक जीवन की और भी धनुर्विद्या, घुड़सवारी। और इसके अलावा जो 9वां विश्वविद्यालय था नागार्जुन कोंडा विश्वविद्यालय, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर भी बहुत ही भव्य शिक्षा दी जाती थी। अनेक प्रकार के शिक्षा के यहाँ पर अलग अलग केंद्र थे। इस प्रकार जो 10वां अगला जो शिक्षा का केंद्र था वो था वाराणसी उत्तर प्रदेश में। 8वीं शताब्दी से आधुनिक काल तक ये शिक्षा का बहुत ही शानदार यहाँ पर केंद्र था। वाराणसी, जिसको हम बनारस भी कहते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत, और इसी प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के खंडरों पर फरवरी सन 1916 में BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। इसके अलावा भी कांचीपुरम विश्वविद्यालय जो तमिलनाडु में स्थित था, मणिखेत विश्वविद्यालय कर्नाटक में और शारदा पीठ जो कश्मीर में स्थित है। ये आधुनिक जो हम संदर्भ में पढ़ते हैं तो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत
शिक्षा के केंद्रों के रूप में इसकी सूची मिलती है। यहाँ पर भी अनेक प्रकार की शिक्षा दी जाती थी और एक आम नागरिक से खास नागरिक बनाने में इन शिक्षा केंद्रों की महती भूमिका रही है। इस प्रकार हम प्राचीन भारत के अंतर्गत शिक्षा का जो हम इतिहास देखते हैं तो बहुत ही शानदार था, व्यवहारिक था। एक जीरो से शुरू कर हीरो तक जो बनाने की प्रक्रिया थी वो इन शिक्षा केंद्रों में निहित रही है।